गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे। बुद्धि का अर्थ क्या होता है, बुद्धि की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या सिद्धांत हैं। आज इन टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बुद्धि है क्या। आप कैसे कहेंगे बुद्धि क्या है? बुद्धि हम ये कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता है। बुद्धि समायोजन की एक प्रक्रिया है। बुद्धि तर्क वितर्क करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जिसकी बुद्धि ज़्यादा होती है वह तर्क वितर्क बहुत अच्छे से करके किसी निर्णय पर पहुंच जाता है। जिसके पास बुद्धि ज़्यादा होती है वह समायोजन अच्छे से कर लेता है। जिसके पास बुद्धि बहुत अच्छे से होती है वो किसी भी समस्या का समाधान अपने स्तर से करता है। लेकिन इससे पहले हम ये जानें कि क्या बुद्धि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें ज़्यादा होती है या उसी में ही होती है, या जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसमें नहीं होती है। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि बुद्धि किस में ज़्यादा होती है, किसका मापन किया जा सकता है, कैसे मापन किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, पढ़ रहा है और वह 33 कितना परसेंटेज है, 33% आया, यानी ये सिर्फ पास हो रहा है। उसकी कुछ ना कुछ बुद्धि होगी। और एक पर्सन है जो 95% तक अपना स्कोर कर रहा है, मार्क्स ला रहा है। एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है, एक व्यक्ति जो अनपढ़ है। इन तीनों में बुद्धि किसकी ज़्यादा होगी? सामान्य भाषा में हम यही कहेंगे भाई कि ये जो 95% आया है उसकी बुद्धि अच्छी होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तो प्रत्येक पर्सन में कुछ न कुछ विशिष्टता होती है। जैसे यह 95% है लेकिन हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, कलाकारी बहुत अच्छी है, पेंटिंग बहुत अच्छे से कर लेता है, दृश्य बना लेता है, पहाड़ों का, नेचर का या एनिमल का, वाइल्ड का, किसी का भी चित्र बहुत अच्छा बना लेता है, तो इसकी भी बुद्धि मानी जाती है। यह पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन पेंटिंग इसका खराब है, ड्राइविंग नहीं कर पा रहा। एक है पहलवानी का मतलब शरीर उसका है बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ स्पोर्ट में रहता है, स्पोर्ट में जाता है, पहलवानी का काम करता है, दौड़ता है, तो इसकी बुद्धि होती है कुछ न कुछ। इसकी बुद्धि नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, इसकी बुद्धि भी होती है। तो हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। बुद्धि का एजुकेशन से कोई ताल्लुकात नहीं है। ज्ञान हम लेते रहते हैं, और एक चीज़ कि ज्ञान बुद्धि नहीं है, ना बुद्धि ज्ञान है। हाँ, एक दूसरे से आधारित जरूर है। तो यहाँ पर हम एक कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि सब जो भी पर्सन है, जितने भी लोग हैं, सब में बुद्धि कुछ न कुछ होती है। सब में किसी में अलग अलग टाइप की बुद्धि होती है। जैसे कोई समायोजन कर लेता है, कहीं भी जाकर के वह समायोजन कर लेता है, और कोई समायोजन नहीं कर पाता है किसी भी वातावरण में। तो सब मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना तरीके से इसको डिफाइन किया है। और एक परिभाषा, कोई कहे कि एक परिभाषा बुद्धि यह है, बुद्धि सिर्फ यह है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बुद्धि के कई सारे फैक्टर्स है। एक परिभाषा हम देकर के बुद्धि को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सब लोगों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। अब इसको हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या है। देखिए, बुद्धि मनोविज्ञान की दुनिया में ऐसे का कोई मतलब नहीं है, बहुत भूमिका है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है, बुद्धि की कार्य करने की कुशलता, सटीकता, महत्वपूर्ण कार्य में बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान होता है। कार्य करने की क्षमता जो होती है बुद्धि है। कार्य करने की बहुत सटीक व्यवहार करना, किसी पॉइंट पर सटीक पहुंचना,
किसी तर्क पर एक पॉइंट में सटीक रूप से पहुंच जाना, बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आगे, अब मतभेद है। मतलब मनोवैज्ञानिकों का एक कहना है कि भाई एक शब्द में हम बुद्धि को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, एक शब्द में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सब लोगों ने अपना अपना विचार किया, किसी का एक सहमति नहीं है। ठीक, हाँ, ज्ञान और बुद्धि अलग अलग टर्म्स है, हाँ, पर्यायवाची हो सकते हैं। सब लोगों ने अपना अपना बुद्धि का परिभाषा दिया है। अब आपको अर्थ के रूप में आए तो आप कर सकते हैं, बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, बुद्धि सोचने की क्षमता है, बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है। ठीक है, बहुत सारे है, कुछ भी लिखो, समझे रहोगे आप, कुछ भी वहाँ पर लिख सकते हैं अपने पॉइंट से। ठीक, आगे लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है, बैचलर का बुद्धि का परिभाषा, ये थोड़ा ज़्यादा इसमें रुझान दिया है। देखिए इसमें क्या है कि बुद्धि उद्देश्यपूर्ण से कार्य करने, तार्किक ढंग से चिंतन करने एवं प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की क्षमता है। देखिए उद्देश्यपूर्ण कोई भी कार्य है तो उद्देश्य बना करके, हाँ हमारा ये उद्देश्य है, उसके प्रति हम कार्य कर रहे हैं, तार्किक ढंग से काम कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, प्रभावशाली ढंग से क्रिया कर रहे हैं, तो उसी को बुद्धि कहा गया। ये बैचलर का परिभाषा जो है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। और जीन पियाजे क्या है, जीन पियाजे के नाम से ही स्पष्ट है। अब जीन पियाजे के सिद्धांत हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, समायोजन, अनुकूलन पढ़े थे, तो वहाँ से अनुकूलन करने की है। इसमें क्या है, बुद्धि का, इसमें पढ़ते हैं। इन्होंने बुद्धि को एक विकल्प अथवा अलग ढंग से व्यक्त किया। इसके अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया है। वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया इन्होंने कहा। इनके अनुसार व्यवहार कुशल व्यक्ति ही बुद्धिमान है, या याद रखना ये चीज़, वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया है। किसने कहा, जीन पियाजे ने कहा। ठीक, आगे थार्नडाइक क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके से सबका है, अपना अपना, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक परिभाषा आपको याद रख लेना है। अब इसमें बहुत ज़्यादा जितना पढ़ोगे उतना ही कम ही रहेगा, लेकिन 2 परिभाषा जो हमने बताया, थार्नडाइक का पढ़ा और बैचलर का बताया, इसको अगर याद कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो टर्मन का याद कर लो, बुद्धि टर्मन का याद कर लो। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, किसी की, कोई भी हो, लिख लो, अपने माइंड में रख लो। ठीक, और स्पीयरमैन का है, बुद्धि तर्क संगत चिंतन है। ये सब कोई भी लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी टॉपिक को पढ़िएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इसकी विशेषताएं। विशेषता के बारे में देखते हैं, विशेषता क्या होती है। तो विशेषता को हम ध्यान देते हैं तो बुद्धि क्या है, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। ये अगर अर्थ में लिखने को आ जाए तब भी लिख लेंगे, तब भी सही हो जाएगा। विशेषता है तो यह बुद्धि एक मानसिक योग्यता, बुद्धि एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, मानसिक योग्यता है, मस्तिष्क से संबंधित होता है। और प्रत्येक लोगों में बुद्धि होती है, एक दूसरे से अलग अलग बुद्धि होती है। प्रत्येक लोगों में बुद्धि होती है और एक दूसरे से अलग अलग होती है। और इतना ही नहीं, एक ही पर्सन में बुद्धि होती है तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होती है। जैसे हमने पिछले जस्ट अभी बताया कि एक व्यक्ति 33% पा रहा है, एक व्यक्ति 90% पा रहा है, लेकिन ये पेंटिंग बहुत अच्छा से कर लेता है, ये पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छा कर लेता है, एक खेल में नेशनल लेवल का खिलाड़ी है। सबका अलग अलग है, अपनी अपनी रुचि के आधार पर अपने बुद्धि का विकास भी किया जा सकता है, कि करते हैं। ठीक, तो सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। कोई संगीत में बहुत अच्छा होता है, कोई रेसर में बहुत अच्छा होता है, कोई चित्रकला बनाने में बहुत अच्छा होता है, उसकी बुद्धि होती है, कोई इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, इस तरीके से अलग अलग प्रत्येक लोगों में अलग अलग बुद्धि होती है। यहाँ तक कि देखिए, यहाँ का लिखा है कि एक ही व्यक्ति में बुद्धि अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कार्य करता है। एक ही व्यक्ति है, अगर एक ही व्यक्ति में अलग अलग परिस्थिति हो तो अलग अलग कार्य करता है। मतलब एक ही समस्या का समाधान अगर करना है तो हर बार वो अलग अलग तरीके से करेगा। यही आप पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे समझ में आएगा थोड़ा बहुत, फिर बाद में पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। हम ही यही पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में इस तरह से बता रहे हैं। हो सकता है आगे चल के कहीं पढ़ाएं तो और अच्छा से हो सकता है, और बुरा भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन के आधार पर हमेशा कार्य करने की क्षमता जो बुद्धि करता है, अलग अलग तरीके से करता है। ठीक, ये चेंजेबल होता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। ठीक, इसके बाद
बुद्धि को ज्ञान और स्मृति समझना गलत है। यह ज्ञान और स्मृति मेमोरी जो होता है हमारी, ये बुद्धि से संबंधित नहीं होता है। कि ज्ञान को हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये बुद्धि है। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ, ज्ञान को कंटिन्यू बढ़ाया जा सकता है, हमेशा बढ़ता जाता रहता है। ज्ञान उसमें इन्वॉल्व होता है, एक पक्ष है। ठीक, नेक्स्ट, बुद्धि, एक चीज़ याद रखना, बुद्धि किसी लिंग, जाति या कास्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक कास्ट होगा तो बुद्धि इसकी ज़्यादा होगी, या लड़की होगी या लड़का लिंग होगा तो इसका बुद्धि ज़्यादा कम होगा। ऐसा कोई मतलब नहीं है। जाति का, लिंग का, आर्थिक का कोई महत्व नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक, और बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और क्षमताओं को दर्शाता है। कई विषय, एक पर्सन में कई सारी विशेषताएं होती है। जैसे किसी की दौड़ने की स्किल बहुत अच्छे से होगी, उसकी बुद्धि होता है तो दौड़ने के लिए होगा। कोई चित्रकला के लिए हो सकता है एक ही पर्सन के अंतर हो तो दौड़ भी सकता है, चित्रकला भी बना सकता है, और पढ़ने में भी बहुत अच्छा हो, और सॉन्ग भी बहुत अच्छा गाता हो। तो ये चारों पांच जो बुद्धि है, मतलब टाइप का, ये सारे क्षमताओं को, विशेषताओं को दर्शाता है, कई सारे पहलुओं को दर्शाता है। ठीक, कहते हैं ना कि ऑलराउंडर है। इसका मतलब हो कि उसके अंदर कई सारे बुद्धि का सामाहिक ग्रुप है। हम आगे पढ़ेंगे उसके सिद्धांत को। ठीक, नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है, बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान तक पहुंचता है या प्रयास करता है। बुद्धि जिसके पास रहेगी, किसी समस्या आएगा, बुद्धि के द्वारा उसका समाधान करेगा, चिंतन करेगा। चिंतन करने के बाद उसके जिस तरह से बुद्धि होगा उस तरह से चिंतन करेगा। चिंतन करने के बाद ही वह समस्या के समाधान तक पहुंचेगा। ठीक, नेक्स्ट है, देखो इंपॉर्टेंट है, बुद्धि व्यक्ति के वातावरण के समायोजन करने में मदद कर, मतलब वातावरण के साथ समायोजन करने की मदद करते हैं। जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, वह वातावरण के साथ बहुत अच्छे से समायोजन कर लेता है। आप जब पहली बार क्लास में गए होंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस वातावरण के साथ समायोजित कर लेते हैं। और कुछ पर्सन होते हैं वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं। उनके कंटेंट के साथ, टीचर के साथ, पर्यावरण के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ आप समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर आपके वो समायोजन के करने की बुद्धि की क्षमता कम होती है। और कोई पर्सन कहीं भी किसी परिस्थिति में रहे समायोजन कर लेता है। ठीक, तो ये अलग अलग पर्सन के अलग अलग होता है बुद्धि। ठीक है, आगे है, बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने अनुरूप कार्य करता है और निर्णय लेता है। बुद्धि जिसकी बुद्धि जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से कार्य करता है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई कोर्स कर रहा है, बीटीसी कर रहा है, बीएड कर रहा है, बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, पीएचडी, बहुत सारे कोर्स है। जिसकी बुद्धि जिस हिसाब से कार्य करती है उस हिसाब से वो कोर्स का चयन करता है। जिसके पास क्षमता नहीं रहता वो तो उतना नहीं पढ़ाई कर पाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बुद्धि को लेकर के। ठीक है, और नेक्स्ट, बुद्धि से व्यक्ति की विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में मदद मिलता है। बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन करने में मदद करता है, विवेकशील प्राणी बनाने के लिए मदद करता है। ठीक, आगे, बुद्धि व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता करता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा टर्म ही नहीं है कि हम उसमें समझाए बहुत ज़्यादा। बुद्धि क्या है, बात को करने के तरीके को बताता है, बात को समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। किसी पहलू को समझने के लिए बुद्धि का इम्पोर्टेंट होता है। विभिन्न प्रकार के बात जो कही जाती है उनको समझने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। किसी को लय को समझने के लिए, किसी को लय को बताने के लिए, अपने लय को, अपने बात को रखने के लिए बुद्धि का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद मनुष्य की बुद्धि अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलन तथा प्रतिकूल दोनों प्रभावित होता है। प्रतिकूल परिस्थिति भी, अनुकूल परिस्थिति, दोनों परिस्थिति में वह बुद्धि अपनाता है। प्रतिकूल रहता है तो उसको अनुरूप करता है, अनुरूप है, अनुकूल है तो अनुकूल रूप में कार्य करता है। दोनों रूप में वह प्रभावित होता रहता है वातावरण के साथ। ठीक, आगे, बुद्धि का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शोध निष्कर्ष पता चला कि अच्छे वातावरण से पोषित बच्चे बुद्धि लब्धि अधिक होती है। वातावरण का मतलब बुद्धि का वातावरण पर बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ता है। ठीक, और उसकी बुद्धि लब्धि जो होती है बहुत अच्छा माना जाता है जब अच्छा वातावरण रहता है तो। ठीक, आगे इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। इसके प्रकार क्या है, ये 3 प्रकार के हैं।
कौन कौन, देखो थार्नडाइक और गैरेट ने जो बुद्धि का वर्गीकरण किया है, ये 3 प्रकार के हैं। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि जो होता है 3 प्रकार, बुद्धि 3 प्रकार के हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन से आते हैं? अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं और उसके बारे में सोच ले, तो ये अमूर्त बुद्धि के बारे अंतर्गत आता है। अमूर्त बुद्धि क्या होता है? मूर्त बुद्धि वह होती है जिसके बारे में हम देख रहे हैं, उसी के बारे में सोचे, तो अमूर्त बुद्धि होती है। तो ये है हमारा अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या है कि अमूर्त बुद्धि व्यक्ति के ऐसे बौद्धिक योग्यता जिसकी मदद से गणित, शाब्दिक, सांकेतिक समस्या का समाधान करता है। अब यह एक शब्द में अगर हम देखा जाए, देखें तो अमूर्त बुद्धि वह होती है जिसको हम देखे नहीं फिर भी हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग मैथ में लगाते हैं, गणितीय तर्क होता है, मैथ में लगाते हैं कि माना लट्ठे की लंबाई 1 मीटर है, तो ये माना कैसे माना, हम कैसे माने, मान लेते हैं कि अमूर्त है ना, हम मान सकते हैं अमूर्त चिंतन। मान लो भोलेनाथ की बात करते हैं, शंकर भगवान या किसी भी अल्लाह है, जो भी है, अल्लाह तो दिखते ही नहीं, इनका कोई रूप ही नहीं है, तो भी मानते हैं सभी लोग कि है। तो ये अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत है, जो है पर मेरे सामने नहीं है, हम उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अमूर्त के अंतर्गत आता है। ठीक, यही इसके विपरीत मूर्त क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम उसको, मेरे सामने जो है उसके बारे में हम चर्चा करें, उसके बारे में बात करें। ठीक, देखिए इसके बारे में अब अमूर्त के बारे में क्या लिखा है। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग हम पढ़ने लिखने, तार्किक प्रश्न करने, जैसे कौन कौन से थे, कवि, साहित्य। कवि क्या है? गागर में सागर भरने वाले, एक कुछ है देखे, चाहे भावनाओं में रहते हैं। साहित्यकार भावनाओं में होते, चित्रकार कैसा चित्र बनाए, कोई देखा है? चाहे चित्रकार कुछ भी बना सकते हैं, नेचर को लेकर के कुछ भी बना सकते हैं, आदि ऐसे अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आते हैं। अब मूर्त बुद्धि क्या होता है? हमने पढ़ा, अमूर्त बुद्धि के बारे में पढ़ा। अमूर्त बुद्धि समझ में आ गया होगा, जो हम देख नहीं पाते हैं, एक कल्पना के थ्रू हम उसको समझा पाते हैं। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत क्या आता है? मैं ठोस रूप में मेरे सामने है, प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने है, उसके बारे में हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो यह हमारा मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। यह व्यवहारिक होता है, जैसा हम अपनी लाइफ में हम अर्जित करते, मतलब लाइफ में प्रयोग करते रहते हैं। ये क्या है? मूर्त स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वस्तुओं व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की क्षमता को अर्जित करता है। एक लाइन में हमने बताया कि जो हम प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, तो ये मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि के अंतर्गत आता है। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, यांत्रिक बुद्धि भी इसको कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि भी इसको कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को। हम अनेक दैनिक जीवन में ज़्यादातर कार्य मूर्त बुद्धि के से ही करते हैं। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक आता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का क्या होता है? ये इसके अंतर्गत क्या होता है? जो भी समाज में जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, वह सामाजिक, लोकप्रिय, रुचि बहुत प्रतिष्ठामान व्यक्ति होते हैं। जैसे लिखा क्या है? सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से जिनका उपयोग करके व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजित स्थापित कर लेता है। अब ये क्या है? एक लाइन में सामाजिक बुद्धि उनके अंतर्गत आती है जो कि समाज में रहते हैं और उनके रुचि समाज से होती है, उनको सब लोग लाइक करते हैं, उनके बात कहने का तरीका एक यूनिक होता है, अपनी बातों में सबको आकर्षित कर लेते हैं। जैसे नेता लोग होते हैं, प्रधान जी होते हैं, और बड़े बड़े नेता कहते कुछ भी है, करे चाहे ना करे, लेकिन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो ऐसे बुद्धि को हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। सबके बात करने का लहजा अलग अलग होता है, कोई अपने बात एक शब्द में कह लेता है, कोई अपने बात को कई सारे खींचता रहेगा, फेंकता रहेगा। ठीक, तो ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेता लोग हैं ऐसे लोग। ठीक, अब बुद्धि के सिद्धांत, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है। आपको लिखने के लिए बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत कारक के आधार पर हम बता रहे हैं। यहाँ पर कारक के आधार पर बुद्धि के सिद्धांत, पहला है एक कारक का सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत किसने दिया है? बीने ने दिया है। अब बीने ने दिया, अब इसमें है क्या, देखते हैं एक आगे। बीने क्या है? बीने ने क्या दिया? बुद्धि एक तत्व का सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत या एक कारक का सिद्धांत किसने दिया है? तो बीने ने दिया। ठीक, अब इसमें क्या है?
एक कारक जिसको हम जनरल फैक्टर, जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर्स, जनरल कारक है, जी कारक है, जी कारक होता है। ये बीने द्वारा प्रतिपादित किया है। कौन? बीने द्वारा प्रतिपादित किया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जी कारक अधिक होता है वह बुद्धिमान होता है। जिसमें जी कारक अधिक होता है, जिसमें सामान्य कारक अधिक होता है, एक फैक्टर्स है, बुद्धि ऐसा चीज़ है जो मस्तिष्क से, इसमें एक कारक होता है जो जी है, और जिसमें जी कारक ज़्यादा एक्टिव रहेगा जो वो क्या होगा, बुद्धिमान माना जाता है एक तरीके से। बस इतना इम्पोर्टेंट ये है कि बस इतना रखना कि हाँ एक कौन दिया है, ठीक। और नेक्स्ट द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक कौन दिया? स्पीयरमैन ने दिया है। कौन? स्पीयरमैन ने दिया है। इसमें क्या होता है, जी और एस फैक्टर्स होते हैं। द्विकारक कौन कौन से हैं? जी और एस, दो फैक्टर्स होते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसको जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें से कुछ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जी फैक्टर्स। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। कितनी बार पूछा गया है यह। इसमें देखिए जनरल फैक्टर्स क्या है, आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है। इसमें क्या है कि जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं जनरल फैक्टर कहलाता है। यह कारक व्यक्ति के अनुवांशिक क्रम से प्राप्त होता है। यानी जो जनरल फैक्टर्स होता है वो अनुवांशिकीय होता है, वो बुद्धि का जो होता है अनुवांशिकी से प्राप्त होता है। यह मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी के आधार पर बुद्धि मापी जाती है। अर्थात बुद्धि कितना, कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, जी फैक्टर्स ही प्रभावित करता है, जी फैक्टर्स ही बताता है। अब जी फैक्टर्स क्या होता है? एक अनुवांशिकी होता है, जी फैक्टर्स होते हैं जो अनुवांशिकी होते हैं, और एस फैक्टर्स जो स्पेशल फैक्टर्स होते हैं वो अर्जित किए जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस फिगर में क्या है, देखो यहाँ से जी फैक्टर्स हैं, ये अनुवांशिकी रूप से है। एक पर्सन जो ही है, एक कोई पर्सन है, उसके अंदर अनुवांशिकी रूप से जी फैक्टर्स है ऑलरेडी, वो बुद्धिमान है। लेकिन सभी लोग बुद्धिमान कोई ना कोई फील्ड में है ऑलरेडी, और ये सबके सभी में होता है जी फैक्टर्स, ये अनुवांशिकी रूप से, यही एक मेन फैक्टर्स होता है। कॉमन सेंस यहीं से स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट होता है, अब यहाँ पर कोई होता है कि ये स्पेशल है, कोई स्पेशल फैक्टर, और यहाँ कोई वर्बल फैक्टर्स, कोई मैकेनिकल फैक्टर्स, कोई न्यूमेरिकल फैक्टर्स। यहाँ पर कोई संगीत हो जाएगा, कोई खाना पकाने का आ जाएगा, कोई खाना खाने वाला हो जाएगा, कोई गाना गाने वाला हो जाएगा, कोई बाजा बजाने वाला। यानी कहने का मतलब ये है कि एक फैक्टर जो जी है वह मुख्य रूप से जनरल फैक्टर आता है, ये अनुवांशिकी रूप से सभी में होता है। लेकिन जो इससे संबंधित होता है, जो सीखा जाता है, मैकेनिकल, कोई ड्राइविंग करना, स्पेसिंग, को कितना स्पीड से गाड़ी चलाना, कोई न्यूमेरिकल गणितीय तर्क बहुत अच्छे से कर लेता है, कोई वर्बल अपनी भाषा को बहुत अच्छे से राइटिंग कर सकता है, बोल सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, कोई किसी का अन्य स्किल हो सकता है, खाने बनाने का हो सकता है, किसी के खाने का स्किल हो सकता है, बहुत सारे स्किल होता है। जो कि जितने ज़्यादा स्किल होंगे वो क्या होंगे, यस फैक्टर से होंगे। यस फैक्टर चाहे जितने हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये यस फैक्टर्स चाहे जितने 1 2 3 4 5 चाहे जितने होंगे, लेकिन इसको जोड़ने वाला क्या होगा, जी ही होगा। सभी को जी जोड़ेगा, ठीक। जो जी पर डिपेंड करेगा, एंड जनरल फैक्टर पर डिपेंड करेगा ये कितने अच्छे से कार्य कर रहा है। अगर वो गणित लगा रहा है तो कितने ये स्किल सीख रहा है, लेकिन वो डिपेंड करेगा जी पर वो कितना कॉमन सेंस यूज कर पा रहा है, ठीक। यानी अब जोड़ने वाला क्या है, जी है, कार्य करने वाला क्या है, एस है। कोई व्यक्ति कार्य कितना कर रहा है, एस फैक्टर से काम कर रहा है। अनुवांशिकी क्या है, जी फैक्टर्स होते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलिए, जितने ना समझ में आए इसको बार बार देखते रहिएगा, समझ में आएगा। अब इसमें लिखा क्या है, इस कारण व्यक्ति के प्रभाव डालता है, ये स्वतंत्र होते हैं। अब क्या होता है कि हमने इसका करने का मतलब ये होता है, ये स्वतंत्र रूप में सभी में होते हैं। क्यों? जी फैक्टर जो होते हैं सभी में होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। और ये जो यश है ये भी लोग स्वतंत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे से जोड़ेगा। एक पर्सन होगा, कोई गाना गाने में वो पर्सन गाना भी गा सकता है, खाना बहुत अच्छा बना सकता है, दौड़ भी बहुत अच्छे से कर सकता है, ड्राइविंग बहुत अच्छा कर सकता है, गणितीय तर्क भी बहुत अच्छे से दे सकता है, व्याख्या भी किसी तर्क का बहुत अच्छे से कर सकता है,
मैथमेटिकल हो सकता है, नेता भी अपनी बातों को व्यक्त भी कर सकता है, नेचुरलिस्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकता है। और लेकिन सब जोड़ने वाला, सभी फैक्टर्स को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? जी कर रहा है, जी। ठीक, अब आगे स्पेशल फैक्टर, विशिष्ट फैक्टर। विशिष्ट फैक्टर क्या होता है? यस फैक्टर को स्पेशल फैक्टर कहा जाता है। इसे स्पेशल फैक्टर के, स्पेशल बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। ये है क्या? इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। यस फैक्टर मतलब स्पेशल फैक्टर। यह कारक बुद्धि के वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कारक बुद्धि के दो फैक्टर्स हमने पढ़ा। जनरल फैक्टर जो कि अनुवांशिकी होता है, स्पेशल फैक्टर क्या होता है? वातावरण से प्राप्त किया जाता है। आप अभी तक जितने भी एजुकेशन लिए होंगे, आप जो भी लिए होंगे, जी फैक्टर से आप लोग बीएड या बीटीसी कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्किल सीखने आ रहे हैं, तो यह स्किल क्या है? यस फैक्टर है। ये स्किल क्या है? यस फैक्टर्स है। ठीक, आगे व्यक्ति अपनी रुचि योग्यता के आधार पर विशिष्ट कारक को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। अब अपनी रुचि है तो संगीत करेगा, रुचि है तो गायन करेगा, बाजा बजाएगा, संगीतमय करेगा, या दौड़ करेगा, या टीचिंग करेगा, गेम, कोई भी गेम खेलेगा अच्छे से, और वो अपनी रुचि के आधार पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। चाहे इसका कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये कितना हो सकता है। ये लिमिट है कि एक कारक होगा, एक जी कारक जरूर होगा, लेकिन इसकी संख्या लिमिट नहीं होती, चाहे जितनी हो सकती है। हाँ, ये चाहे जितनी हो सकती है, लेकिन सभी को जोड़ने वाला काम कौन करेगा? जी फैक्टर से ही जोड़ेगा, सभी को सामूहिक रूप से जी ही जोड़ता है। ठीक, अब उसके बाद अब एक है ट्री फैक्टर का सिद्धांत, भी स्पीयरमैन में ही दिया था, लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है, बाद में हम इसको अध्ययन करेंगे। ठीक, आपको एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया, द्विकारक सिद्धांत कैसे? स्पीयरमैन ने दिया। अब त्रिकारक का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था, लेकिन इसके बाद आता है बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत कौन दिया? थॉर्नडाइक ने। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा स्पीयरमैन, इसके बाद क्या कहा गया कि स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का विरोध किया। कौन? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने द्विकारक सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बहुकारक सिद्धांत में बताया, उन्होंने कहा कि द्विकारक सिद्धांत एक संकुचित है, जबकि बुद्धि मानसिक संक्रिया बहुत कारकों से मिलकर के बने होते हैं, बहुत सारे कारक से मिलकर के बनी होती है, जब सिर्फ जी और यस ही दो ही फैक्टर्स नहीं है। इन्होंने कहा कई सारे कारक होते हैं। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा यह है कि अगर एक पर्सन है तो हमने बताया कि एक फैक्टर जी होगा जो अनुवांशिकी रूप से होता है, और उसमें कई सारे समूह के रूप में काम करेंगे हैं, जो कि स्पेशल के रूप में रहेंगे। इन्होंने इसी समूह को बता दिए कि भैया एक कारक नहीं है, कोई जनरल है, कोई स्पेशल है, कोई संगीतमय है, बहुत सारे एक समूह के रूप में बता दिए। मैंने कई सारे ग्रुप में बताया, लेकिन स्वतंत्र रूप से बताया। तो एक क्या हुआ कि बहुकारक सिद्धांत। इसमें हमारे माइंड में एक फैक्टर या दो फैक्टर स्पेशल या जनरल फैक्टर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हम किसी तर्क करते हैं। कोई गणितीय तर्क करता है, कोई संगीतमय का तर्क करता है। तो इस तरह से उन्होंने थॉर्नडाइक ने बताया कि इस पर हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि किसी में इतने फिक्स कारक है। ठीक, इसके बहुत कारक होते हैं बुद्धि में, तो इसलिए थॉर्नडाइक ने इसको बहुकारक सिद्धांत दिया। इसमें आगे क्या लिखा है? जैसे पढ़ाई करने के लिए देखना, सोचना, समझना, तर्क करना, बहुत सारे मिलकर के पढ़ाई करते हैं। जो भी तर्क जो भी करते हैं हमारे बुद्धि में, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो देखने का स्टाइल देख रहे हैं, समझने का स्टाइल समझ रहे हैं, और व्यक्त करने का मन में कैसे व्यक्त कर रहे हैं, सबका अलग अलग होता है। और हम सभी लोगों को सामूहिक रूप से एक साथ कार्य करते हैं, तो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, असंख्य होते हैं, इसकी संख्या हम कुछ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसको थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन का विरोध किया। आगे क्या लिखा है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कारक किसी न किसी रूप में विशिष्ट मानसिक योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न
ऐसे यहाँ पर है कि जिससे विभिन्न कल पुर्जों को मिलाकर एक मशीन बनती है, उनके स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जैसे एक जो भी मशीन होता है उनमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कार्य करने के लिए। हम एक मशीन को सिर्फ मशीन कह रहे हैं, लेकिन उसमें कितने पार्ट बने हैं, तो यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि कितने पार्ट हैं। सभी लोग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, तो हम उसको ध्यान से देखते हैं कि हाँ कितने लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे बुद्धि में कितना कल पुर्जे हैं, मशीन के रूप में कार्य कर रहा है। सभी जो देखते हैं तो मस्तिष्क में बना रहता है, हाँ रीन चुंज लगा रहता है, सभी लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे बहुकारक का सिद्धांत थार्डाइक ने बहुकारक को आणविक सिद्धांत का प्रतीक माना जाता है। आणविक कारक मतलब वही होता है कि जो कि अणुओं की तरह से दो कलपुर्जों की बात किया, उसी तरह से आणविक सिद्धांत का प्रतीक माना जाता है। और उसके बाद बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि अब यह क्या होती है? बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक के मानसिक योग्यता में किसी गति से विकास हो रहा है। मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, मानसिक योग्यता हमारी कितने विकास हो रही है, इसको मापन कैसे किया जाए, किसका कैसे हम जाने कि हाँ इसका बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि कितना है, इसको मापा कैसे जाए? तो सबसे पहले मापने वाला बुद्धि का मापन अल्फ्रेड बीने ने ही किया 1905 में। कौन? बीने नहीं दिया, तो इसको फादर बोले जाते हैं बुद्धि लब्धि, बुद्धि के इंटेलिजेंट के मापन के, बुद्धि परीक्षण के मापन के फादर भी कहे जाते हैं। अब इसमें क्या है? बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति के सामान्य योग्यता के विकास की गति है। तो बुद्धि लब्धि क्या है? एक गति है कि कितना हमारा मानसिक योग्यता गति कर रहा है, हम कितना अर्जित कर पा रहे हैं, इसको मापन करने की एक प्रक्रिया है बुद्धि लब्धि। अब बुद्धि लब्धि का टर्म कैसे आया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन दिया है, इस पर हम ध्यान देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ सर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि इंटेलिजेंट टेस्ट जो है 1905 में अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहला दिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बुद्धि परीक्षण कहाँ? इंटेलिजेंट के पिता भी यही कहे जाते हैं, किसी पहला परीक्षण किया था 1905 में, इसलिए इसको पिता कहे जाते हैं। और मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले 1908 में अल्फ्रेड बीने ने दिया, ये भी है 1908 में अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया, मानसिक आयु। ठीक, और 1912 में आईक्यू का प्रत्यय सबसे स्टर्न ने दिया। आईक्यू का प्रत्यय कि सबसे पहले स्टर्न ने दिया था। अब ये आईक्यू का प्रत्यय जो स्टर्न ने दिया था, इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आईक्यू बराबर MA/CA ये दिया था। कौन दिया था? स्टर्न ने दिया था। आईक्यू का फार्मूला जो था MA/CA, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। कौन दिया? स्टर्न ने दिया। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है अभी। आईक्यू फार्मूला कंप्लीट कौन बनाया? कंप्लीट बनाने वाला था टर्मन। और ये कंप्लीट क्या है? आईक्यू बराबर MA/CA गुणे 100, ये कंप्लीट फार्मूला है। तो पूछा जाता है कंप्लीट फार्मूला कौन सा है? तो टर्मन ने। सबसे पहले आईक्यू का प्रत्यय किसने दिया था? स्टर्न ने। ठीक, याद रखना इस चीज़ को। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अब फार्मूला क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये आपको है। इसमें सवाल भी आते हैं, फार्मूला भी आता है, और इसको थोड़ा माइंड में रखना है आपको कि कैसे है। MA है, CA है, गुणे 100 है, ये आपको रखना है। इसी में आता है कि CA गुणे MA गुणे 100, या इधर उधर करके आपको उलझाने के लिए एग्जामिन दे देगा, आपको छांटना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ कौन सा सही है। ठीक, अब आगे, अब यहाँ पर एक सवाल है, राजू की मानसिक आयु 12 क्या है? MA कितना है? 12 बटे वास्तविक आयु 10 है। तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ये आईक्यू मान लिया जाए, आईक्यू तो कितनी होगी?
120, 10 दहा में 100, 12 दहा में 120, 120 होगी। आंसर 120 है। समझ में आएगी नहीं? MA/CA मानसिक आयु कितना था? 12, शारीरिक आयु या वास्तविक आयु 10, तो गुणे 100 करते हैं हम लोग, तो 10 दहा में 100, 12 दहा में 120, ये आ गया। ठीक, इतना ही है, इसको इस तरह से लगाया गया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, ये सब है, अब इतना ही है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब यहीं से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब इसमें आपको याद रखना होगा कि ये IQ जो है हमने कैसे निकाला, आपको इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना है। इसमें आपको ध्यान, प्रतिभाशाली बालक की IQ, प्रतिभाशाली बालक की कितना होता है, IQ बुद्धि लब्धि कितना होती है, तो आप बताएंगे कि 140 होती है। ठीक, और 140 होती है। और सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, आपको बताना है 90 से, देखो औसत, तो सामान्य बालक की 110 होती है। 3 चीज़ पूछा जाता है। प्रतिभाशाली बालक की कितनी होती है? 140। सामान्य बालक की कितनी होती है? 110 होती है। मंद बुद्धि के कितने होते हैं? तो 80 से कम, 80 से 90, ये 80 से 90 मानते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना। 3 चीज़, प्रतिभाशाली, सामान्य बालक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मंद बुद्धि से पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा मंद बुद्धि 90 से, उसके नीचे जो रहेगा मंद बुद्धि रहेंगे। ठीक है, अब आगे ओके, अब इतना ही है इसमें, अब नेक्स्ट वीडियो में